हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी अमर यादव ब्लॉग। तो आपका बहुत सारा स्वागत है गाइस मेरे ब्लॉग में। और आज है फ्राइडे 7 फरवरी 2025। और आ, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली मेरे बच्चे से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने पिछली कुछ ऐसी वीडियोस डाली हैं तो मेरे कुछ बहुत ही मतलब दिल के पास सब्सक्राइबर हैं जो मुझे अपना मानते हैं। वैसे तो मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे को हुआ क्या है। तो ये बहुत ही लंबी स्टोरी है और जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ तो मतलब मुश्किल हो जाता है मुझे इस टॉपिक पे बात कर पाना ज़्यादा डिटेल में। लेकिन ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ जो वाकई जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है मेरे बच्चे के साथ में। तो मैं आपको बता देती हूँ, 2022 में जब कोरोना था तो बहुत सारे लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। बहुत ज़्यादा क्या हुआ था सबको पता है, डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे मेरे लाइफ में एक खुशी आई थी उसी कोरोना के बीच में कि मैं प्रेग्नेंट थी। वो प्रेगनेंसी मेरी फैब लास्ट वीक या फैब लास्ट बोल लीजिए तब की थी। और मुझे पता चला था अप्रैल में, मतलब मुझे 2 महीने के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा था 2020 दिसंबर में हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन भगवान का कुछ और ही प्लान था, उन्होंने एज अ गिफ्ट हमें दे दिया और हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि 2-3 मतलब 6-7 महीनों पहले हो गया तो भी कोई बात नहीं है। हमने दिसंबर में प्लान किया था, लेकिन भगवान ने हमारे लिए पहले जो प्लानिंग करी थी उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया खुशी खुशी। उस कोरोना के बीच में मैं वर्किंग भी थी, बैंक में वर्क करती थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ सेक्टर थे जो कंपल्सरी थे, चल रहे थे, जैसे बैंकिंग हो गया, इलेक्ट्रिक वाला जो हो गए, पुलिस हो गया, काफ़ी चीज़ें ओपन थी। मतलब ड्यूटी पे हम लोगों को जाना था, बहुत सारे एम्प्लॉय थे जो जा रहे थे। तो मैं भी जा रही थी बैंक, पहले तो डेली जा रही थी। फिर हम लोगों के रोस्टर लगने लगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया। ऐसे ही चल चल के ऐसे चल गया। और मेरी प्रेगनेंसी इतनी अच्छी रही कि शायद 100 में से 1 लड़कियों की ऐसी प्रेगनेंसी वाला टाइम निकलता है। वो मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं लाइफ में, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ थी ना, ये बच्चा मेरे लिए इतना वो था ना कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, ना मुझे कुछ खाने का मन करता था, क्रेविंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। रेगुलर चेकअप होता था, मेडिसिन लेती थी बस। और आप लोगों को पता है कि ज़्यादा कुछ ऑप्शन भी नहीं था और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। हम लोग नॉनवेज खाते हैं, लेकिन 9 मंथ की प्रेगनेंसी में आप मानोगी नहीं, मैंने एग तक नहीं खाया है। मतलब किसी चीज़ की क्रेविंग ही नहीं होती थी। मुझे याद है कि 8 मंथ में 7 मंथ के एंड में मुझे बस मीठा खाने की क्रेविंग हुई थी। तो उस टाइम भी ना कोरोना थोड़ा सा चीज़ें ओपन हो गई थी। तो और वो भी कैसे, रसगुल्ले खाने का मन कर रहा था। वो भी कैसे, जो हमारी तरफ मिलते हैं ना यूपी बिहार में, बिल्कुल गरम गरम वाले रसगुल्ले। रसगुल्ले भी नहीं, आप उनको जो काला जामुन बोलते हो ना, गुलाब जामुन, वो वाले। तो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया और मुझे याद है 500 के 7 रसगुल्ले मिले थे, जिसमें से 2 ही रसगुल्ले जो थे वो काले वाले थे, बाकी वाइट वाले थे 5। हाँ 5। तो चलो खा लिया। उसके बाद मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई। 7th मंथ के में जैसे बसें वगैरह चलने लग गई थी, फ्लाइट वगैरह चलने लग गई थी। तो सितंबर में मेरे हस्बैंड जाके कोलकाता से मेरी सासू माँ को लेके आए थे, क्योंकि किसी की ज़रूरत थी। पूरी प्रेगनेंसी मैंने अकेले निकाल लिया था। मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही थी, नॉर्मल जो भी आयरन वगैरह की टेबलेट थी ले रही थी, ऑफिस जाती थी। कभी ऑफिस वाले ड्रॉप करते थे, हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, हस्बैंड ड्रॉप करते थे। और ऐसी बड़े आराम से हो गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं हुई उस जर्नी में। बहुत हैप्पीली हम टाइम जा रहा था, हम लोग हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे। 7th-8th मंथ में थोड़ा सा मेरे पैरों में वजन ज़्यादा बढ़ जाता है, पैरों में दर्द रहने लग गया। फिर भी मैं सारा काम करती थी और मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मेरा बहुत साथ दिया, मेरे पैरों में वो मूव लगाते थे। ऐसे करके हमारा टाइम निकल गया। जिस दिन मेरी बस मुझे ये हो रहा था, मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो चुका था, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया था। तो और मुझे पेन नहीं आ रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक दिन कोई भी डेट डिसाइड कर लो
लेकिन 2-3 दिन के अंदर डिसाइड करो, हमें आपकी डिलीवरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को भी नुकसान हो रहा है और आपको भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लग गई थी क्योंकि बच्चा बहुत हैवी हो गया था। और 9 मंथ में भी 8-9 दिन 10 दिन जा चुके थे। हम वेट कर रहे थे कि पेन हो, लेकिन पेन नहीं हुआ। सॉरी, थोड़ा कोल्ड हो गया है। तो डॉक्टर ने बोला, तो हम 1 दिसंबर को जाके एडमिट हो गए, 1 दिसंबर को शाम को। और एडमिट होने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले भी मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। अपना बैग पैक करना, डिनर बनाना, डिनर विनर करके हम गए थे, खाना बना के चाय पी हुई के गए थे। और जाके मैं एडमिट हो गई। रात के 10:30 बजे डॉक्टर ने मुझे देखा और बोला कि अभी टाइम है, थोड़ा सा मैं मेडिसिन दे के जाती हूँ, लेकिन फर्स्ट बेबी है, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम कल शाम तक के, यानी 2 दिसंबर शाम तक के हम वेट करेंगे नॉर्मल डिलीवरी की। और तुम्हारे 99% चांसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर नहीं होगी तब हम सोचेंगे कि क्या करना है। ऐसे करके बहुत फेमस डॉक्टर है यहाँ, श्रेषा रेड्डी मदरहुड हॉस्पिटल में बेंगलोर में, तो वो चली गई और मुझे मेडिसिन दे के गई। मेडिसिन क्या, एक जेल था जो इंसर्ट किया इन्होंने, वो चली गई। और जैसे ही रात के 12 बजा, मुझे हल्का पेन होने लग गया। फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था कैसा पेन होता है, तो मैं बोल रही थी नहीं वो पेन नहीं है। मम्मी ने बोला नहीं वही पेन है। फिर 12:30 बजे से पेन स्टार्ट होके मुझे ज़्यादा पेन हो गया 1 बजे रात को थोड़ा। तो नर्स वगैरह ने मेन डॉक्टर को फ़ोन किया, वो बेचारी जाके चेंज करके और लेटी थी, फिर वो सूट में ही आ गई और मेरी डिलीवरी हुई। और वो मोमेंट मैं क्या बताऊँ, हमारे लिए बहुत ही खास था। सबके लिए खास होता है, सबके लिए होता है, लेकिन वो खुशियाँ हमारी बस थोड़ी देर की थी। मुझे समझ में नहीं आया, मेरा बच्चा नॉर्मल हुआ, उसकी रोने की आवाज़ आई, सारे डॉक्टर आ गए थे जो पीडियाट्रिक होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में। आजकल तो सभी हॉस्पिटल में सुविधा है। बच्चा होने के बाद क्लीन विलीन करने के बाद उसको मैं पिक्चर लगा दूंगी सारी। सब डॉक्टर चेक करते हैं कि उसकी आइज़, मतलब उसकी आइज़ तो नहीं, कान वान काम कर रहे नहीं, बच्चा नॉर्मल है, रो रहा है, सब कुछ ऐसे करके। और थोड़ी देर बाद बच्चे को 1-2 घंटे बाद दे देते हैं शायद, या 20-30 मिनट बाद, मुझे अच्छे से पता नहीं कितनी देर बाद देते हैं अगर बच्चा नॉर्मल है तो। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, डॉक्टर आपस में बात करने लग गए। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैं लेबर रूम में ही थी, कर्टन लगा दिया और दूसरी तरफ सारे डॉक्टर लोग बात करने लगे। फिर मेरी सास को अंदर बुलाया और कुछ उन्होंने बातें करी। अभी तक मुझे कुछ खबर नहीं थी कि क्या बात हो रही है। फिर मुझे चेंज वेंज करा के सब क्लीन विलीन करके मुझे अपने रूम में शिफ्ट कर दिया, प्राइवेट रूम में। मेरे हस्बैंड आके सो गए थे क्योंकि पूरा दिन ऑफिस का काम किया था, फिर हॉस्पिटल में एडमिट करा के आ गए थे यहाँ पे, वो सो गए थे। फ़ोन हम लोग कर रहे थे, वो उठा नहीं रहे। मेरी डिलीवरी के बाद वो सुबह 4 बजे उनको फ़ोन की आवाज़ आई थी। वो 3:30 बजे हुआ था, 3:30 बजे, हाँ। और 4 बजे मेरे हस्बैंड को पता चला कि भाई फ़ोन आया है, तो उन्होंने कॉल किया था। मैंने ही फ़ोन उठाया, मैंने बोला कि आप सो रहे हो, डिलीवरी हो गई है, आप आ जाओ। तो हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर ही है हमारे घर से, तो ये चले गए। जाने के बाद क्या हुआ कि मतलब मैं यही सोच रही थी मुझे कब अपना बच्चा देखने मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लगेगा मुझे अपने बच्चे को देखने के लिए। सुबह 3 बजे का पैदा हुआ मैंने उसको दोपहर में 2 बजे देखा। और दिखाने से पहले वो डॉक्टर मेरे सामने आई और उन्होंने बोला मुझे कि तुम्हें बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी, अभी हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्ट इसे हुआ क्या है, सब कुछ तो ठीक है। इसकी आईज बिल्कुल, जो ये कॉर्निया हमारा होता है ना ब्लैक वाला, वो बिल्कुल वाइट था। मैं पिक्चर आप लोगों को लगा दूंगी। तो डॉक्टर बोली कि हो सकता है कुछ बच्चों में ना पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ऐसी बताया था, तो ये शाम तक धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे मेरे से। उन्होंने सारे डॉक्टर को, पीडियाट्रिक थे, उन्होंने बुला लिया, मेरे बच्चे को टेस्ट करने लगे। 2 मिनट ही, मैंने हार्डली 5 मिनट उसको देखा होगा और वो लोग लेके चले गए। फिर सारे टेस्ट वेस्ट उन्होंने कर लिया। टेस्ट वेस्ट करने के बाद शाम को फिर 6 बजे मुझे 4 बजे लाके मेरे बच्चे को दिया। अब बोला कि देखो हमने चेक कर लिया है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वैसे हॉस्पिटल है, यहाँ पे आई ट्रीटमेंट का कुछ ज़्यादा वो नहीं है। हम लोग तुम्हें एक हॉस्पिटल का
वो लेते हैं, नंबर अपॉइंटमेंट दे के बताते हैं वहाँ चले जाओ। और नॉर्मल डिलीवरी है फिर भी टाँके तो लगते ही हैं। 4 बजे आके उन्होंने ऐसे बोला, मैंने बोला हाँ हम लोग जाएंगे। तो हॉस्पिटल के पास ही 3-4 किलोमीटर और आगे एक यहाँ का फेमस आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने भेजा, एक नर्स साथ में भेजा, अपनी एम्बुलेंस थी। 4-5 बजे हम करीब पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने क्या बोला कि अभी तो ये अभी हुआ है, 1 दिन का भी नहीं हुआ, 24 घंटे का भी नहीं हुआ। एक काम करिए, आप लोग 1 महीने बाद आइए, अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, चाहते तो हम अगले दिन आ सकते थे वहाँ से, लेकिन 2 दिन मुझे श्रेषा रेड्डी ने वहीं रोक लिया कि रुको हम कुछ करते हैं। फिर उन्होंने हमें शंकरा नेत्रालय भेजा। वहाँ पे उन्होंने बीमारी डिटेक्ट नहीं करी और किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी, भगवान किसी को डॉक्टर बनाए तो सच्ची में उसको डॉक्टर का फर्ज भी उसके दिल में दे। शंकरा हॉस्पिटल बैंगलोर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। हम लोग गए, उन्होंने बोला आप 1 हफ्ते बाद आइए, आपके बच्चे की कॉर्निया खराब है और हमें नहीं पता कि ये लाइफ में देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, लेकिन हम आपको फ़ोन करेंगे, कॉर्निया मिल जाएगा तो ऑपरेट करेंगे। एक कॉर्निया का 1.5 लाख रुपए होगा, तो दोनों आइज़ का 3 लाख रुपए होगा। मैं भी वर्किंग थी, हस्बैंड भी वर्किंग थे, उस टाइम पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने बोला ठीक है। हम 1 हफ्ते बाद पहुँचे। उन्होंने बोला था कि सुबह आप 6 बजे आ जाना, पूरी रात बच्चे को कुछ भी दूध नहीं देना है 12 बजे के बाद, हाँ, और 6 बजे तक आपको हॉस्पिटल पहुँच जाना है। तो हमने बच्चे को 12 बजे लास्ट मिल्क दिया और उसके बाद उसको कुछ नहीं दिया। मेरा बच्चा पूरी रात दूध के लिए रोता रहा, पूरी रात। जितना वो रो रहा था उतना मैं, मेरे पति और मेरी सास भी रो रही थी, गोद में लेके पूरी रात काटा। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, जल्दी जल्दी उसको एनेस्थीसिया देके ऑपरेशन रूम में ले गए और पता नहीं उन्होंने क्या किया। 6 बजे ले गए थे, 1 बजे वो लोग वापस आए और उन्होंने बोला कि नहीं, इसको कुछ और प्रॉब्लम है, हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा है, बहुत छोटा है, इसकी कॉर्निया खराब नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या है। फिर हमें श्रेषा रेड्डी ने, बेचारी भगवान है वो, डॉक्टर नहीं है, उन्होंने, हमने बोला मैम अब क्या करें, तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। फिर उन्होंने बोला नारायणा लेके जाओ। फिर हम नारायणा लेके गए। नारायणा वाले डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि इसको क्या है, लेकिन फिर से उन्होंने यही बोला कि हमारे पास ऐसा फर्स्ट केस आया है इतने छोटे बच्चे का, आप 1 महीने बाद लेके आओ। ऐसे ही हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे, टेस्ट होते थे, हमारे पैसे जाते थे, बच्चे को भूखा रखते थे हम लोग, क्योंकि एनेस्थीसिया दे के चेक होता था इसका, क्योंकि छोटा बच्चा था। फिर उसके बाद हम लोग गए, हमने सोचा ठीक है 1 महीना वेट करते हैं। तो छठी वटी की पिक्चर थी ना, हम लोग, मतलब मुझे नहीं पता था मेरा बच्चा देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन मैं चाहती थी ना जैसे एक नॉर्मल बच्चे का सब कुछ हो वैसे मेरे बच्चे का हो। तो हम रो भी रहे थे, लेकिन हमने एक मोमेंट नहीं छोड़ा अपने बच्चे का। हमने सारी पिक्चर क्लिक करी, छठी भी उसकी मनाई। दुख था, बहुत दुख था, रात दिन में सोती नहीं थी, मेरे मिल्क नहीं आया था टेंशन से, खाती नहीं थी, मैंने आयरन की टैबलेट नहीं खाई, कैल्शियम की टैबलेट नहीं खाई। 2-3 महीने तक मैंने अपने बालों में कंघी नहीं डाली, क्योंकि अंदर से कोई खुशी नहीं थी। मैं दिन रात अपने बच्चे को लेकर रोती रहती थी। एक तो हम वैसे परेशान थे, मेडिकली, मेंटली, फिजिकली। उसके बाद ससुराल वालों के ताने, मेरी सास मुझे छोड़ के चली गई कि तुम्हारी खानदानी बीमारी है, जेनेटिक है, तो और तुम ऑफिस जाती थी, ग्रहण बहुत लगा था 2020 में, ग्रहण लग गया बच्चे को, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी। और एक दिन ऐसा आया जब हम बिल्कुल थक हार गए थे, तो मैं नाइफ लेके लिटरली बाथरूम में बैठ गई थी अपने आप को ख़त्म करने के लिए। फिर बहुत देर तक मैं सोचती रही, फिर मैं नाइफ रख के बाथरूम से वापस आ गई। मेरे दिमाग में आया कि अब तो जैसा भी भगवान ने मेरे को दे दिया है, अगर मैंने कुछ कर लिया तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। ये मन में मेरे ख्याल आया, मैं वापस आ गई। मैंने कहा नहीं,
मैं लड़ूंगी दुनिया से, अपनों से, और हॉस्पिटल से, भगवान से, सबसे लड़ूंगी। और मैं अगर दुनिया में कहीं भी ट्रीटमेंट है तो इवन मैंने सोचा था मैं अपने आप को बेच दूंगी, लेकिन अपने बच्चे को जरूर ठीक करा लूंगी। ऐसी वाली फीलिंग आई मुझे, और मैंने नाइफ रखा, मैं अंदर आ गई और बहुत तेज तेज से बेड पे रोने लग गई। मेरे हस्बैंड को ये बात पता है और मुझे ये बात पता है कि मैंने अपने आप को ख़त्म करने का सोचा है, लेकिन ऐसा पति ना, भगवान, वो फीलिंग अपनी बताते नहीं है लेकिन बहुत प्यार करते हैं वो मुझे। मेरे पति ने बोला कि देखो, अगर दुनिया में बस मुझे पता चल जाए ना इसको क्या हुआ है, और दुनिया में कहीं भी ट्रीटमेंट होगा ना, तो सब कुछ लगा के हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। तुम ऐसे वो मत करो, नहीं तो मैं भी टूट जाऊंगा। हम सुबह हॉस्पिटल के लिए निकलते थे बिना खाए 4 बजे, और शाम को 6 बजे 5 बजे आते थे। ऐसी वाली सिचुएशन हो गई थी। फिर कहते हैं ना, दोस्त, एक अच्छा दोस्त ना आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ बना सकता है और बिगाड़ सकता है वो आपका। एक इनका दोस्त है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, क्लासमेट है, वो आई स्पेशलिस्ट है। तो छठी की हमने फ़ोटो लगाई थी, तो उसको पता चला कि हमारा बेबी हुआ है। तो ऐसे दोस्तों का मजाक चल रहा था कि यार मिठाई खिलाइए वो, तो इन्होंने बोला हाँ यार खिलाऊंगा। तो बोल रहे यार क्या हुआ, खुशी की बात है, बेबी हुआ है, हेल्दी हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी है, खुशी की बात है, क्या हुआ बता। तो इन्होंने बताया यार सब कुछ ठीक है लेकिन ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला देखिए काम कर, वो पिक्चर मैं आपको लगा दूंगी, उसका ना एक मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेज। तो इन्होंने फ़ोटो क्लिक करके भेजा था। तो उसने बोला कि यार तुम एक दिन का भी देरी मत करो और मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ लेके जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है बता। तो उन्होंने एलबी प्रसाद हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर के अंडर उन्होंने अपना प्रैक्टिस किया था, अनिल मंडल, बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट हैं वो, उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, कई सारे चीज़ें, उनको अवार्ड जीता हुआ है, मनमोहन सिंह ने उनको दिया हुआ है, काफ़ी लीडर्स ने, और बाहर भी वो लेक्चर लेने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो बहुत मुश्किल है अपॉइंटमेंट मिलना, लेकिन मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो उन्होंने पता नहीं कैसे क्या किया, और उन्होंने हमें बोला कि तुम ना 5 बजे सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुँच जाना। और आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा था, बसों वसों में जाने का कितना डर था, ऊपर से छोटा बेबी था। तो उन्होंने बेचारे ने हमारे लिए किसी अपने दोस्त से बोल के हमारे लिए गाड़ी अरेंज करी, ड्राइवर अरेंज किया, बस हमारे पेट्रोल के पैसे लगे। और रात को हम डिनर विनर करके 10 या 8 बजे हम लोग ना निकल गए। फिर उसके बाद हम सुबह 5 साढ़े 5 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए, इमरजेंसी केस करके हम मिल गए। और मैं कहीं भी जाती थी ना, बस अब मेरा लास्ट था। मैं अनिल मंडल, अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने उनके ना पैर पकड़ लिए, मैंने कहा मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, बस मुझे इतना जानना है कि मेरा बच्चा दुनिया देखेगा कि नहीं देखेगा। उन्होंने बोला देखो मैं चेक करता हूँ। उन्होंने चेक किया और देखा, और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, इसको ग्लूकोमा है, तुम्हें बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, तुम्हें बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, अभी से हिम्मत हारोगी तो कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला कि अभी आप घर जाओ और 1 हफ्ते बाद आओ और छुट्टी लेके आओ अपना ऑफिस से, दोनों वर्किंग हो तो कम से कम 10-15 दिन की छुट्टी लेके आप लोग आओ। फिर हम आए घर, 1 ही हफ्ते बाद हमने छुट्टी अप्लाई करी। छुट्टी के बाद अपना हम लोग, मेरे तो मैटरनिटी थी और इन्होंने छुट्टी वो करा, और वहाँ पे हम लोग गए। और सिर्फ अभी वो पूरा 1 महीने का भी नहीं हुआ था और उसका ऑपरेशन हुआ। और वो ऑपरेशन के बाद हम लेमन ट्री होटल में रुके थे, क्योंकि कोरोना टाइम में बहुत रिस्क था किसी हॉस्पिटल में भी रुकना। डॉक्टर ने बोला था पैसे लगेंगे लेकिन तुम लोग किसी अच्छे हॉस्पिटल में रुको, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को कुछ हो, तुम दोनों तीनों में से, बच्चा वैसे ही बीमार है और मैं नहीं चाहता ये सब भी ऊपर से कुछ हो जाए जिससे प्रॉब्लम आए ट्रीटमेंट में। फिर उसका ऑपरेशन हुआ, हम लोग 10 दिन लेमन ट्री में रहे। होटल का खर्चा हमारा 51,000 का आया था 10 दिन का, 51 से भी ज़्यादा ही आया था, जबकि हम खाली होटल में रहते थे, खाना बाहर से खा लेते थे ताकि हमारे पैसे बचे। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आपको ना
अब लाइफ टाइम के लिए ये ट्रीटमेंट है। अब हर टाइम, और जितनी बार बच्चा ना मेरा, जितनी बार उसका टेस्ट होता है रात के 12 बजे से उसको कुछ नहीं देते हैं। सोचिए इतना छोटा बच्चा, हर 3 महीने में एनेस्थीसिया देना उसको, और फिर पूरी रात बस मैं दूध पिलाती थी मैं 12 बजे रात को अपने बच्चे को, उसके बाद पूरी रात उसे कुछ नहीं देती थी। बस में ना औरतें रोता था, उन लोगों को नहीं पता है, उनकी गलती नहीं। मुझे आके और मेरे बस से पर्दा हटा के, कर्टन हटा के बोलती थी, कैसी माँ हो तुम, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम सो रही हो, मैं आटे में सो नहीं रही हूँ, इसको कुछ दे नहीं सकती हूँ मैं इसकी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं पूरी रात मेरा बच्चा रोता रहता था। फिर हमने उसका उपाय निकाला, एक वो होता है ना बच्चों को क्या तो बोलते थे उसको, मैं भूल गई हूँ, अच्छी कंपनी का प्लास्टिक का, उसको हम ना बेवकूफ बनाते थे अपने बच्चे को, मुंह में डाल देते थे, उसमें दूध नहीं होता था, बस वो चूसता रहता था, चूस के बेचारा सो जाता था, फिर उसको भूख लगती थी, फिर रोता था, फिर चूसता, उसको लगता था कि मैं दूध ही पी रहा हूँ। और फिर पूरे 21 दिन बाद मुझे दूध आया था, जब मेरी टेंशन हट गई थी थोड़ी सी। लेकिन ये जंग अभी भी हम लड़ रहे हैं, और पूरी लाइफ लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ना लाइफ टाइम है। हर 3-4 महीने पे जब भी इसकी अपॉइंटमेंट होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे 50-60 हज़ार रुपये चले जाते हैं। हमने अपना पीएफ निकाल लिया दोनों ने, हमारी सेविंग खर्च हो गई इस ट्रीटमेंट में, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा बच्चा आज देख रहा है दुनिया, उससे बढ़ के पैसे कोई चीज़ नहीं है। और पता है आपको, जब आप पे मुसीबत आती है ना तो आपके अपने आपका साथ छोड़ देते हैं। मुझे कभी भी ससुराल मायका इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है मानती हूँ, मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ के पास इतना कुछ, लेकिन फिर माँ ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, बहुत हिम्मत बढ़ाई। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया, किसी ने फ़ोन भी नहीं किया कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, कैसा हुआ है, कुछ नहीं। मेरे मायके में जिस दिन ये बात पता चली थी कि इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन है, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला था, आप सोच सकते हो, मेरे घर खाना नहीं बना था। लेकिन मेरे ससुराल में सब एंजॉय कर रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब आपके ऊपर मुसीबत आती है ना तो आपको पता चलता है कि कौन कैसा है और कौन आपका अपना है, कौन बेगाना है। और सबसे पहले जो आपके अपने होते हैं ना, मैं सही बात बताती हूँ, अपने होते हैं बहुत। आजकल की फैमिली में 5% लोग होंगे शायद, 100 में से 5% जो आपके दुख में खड़े होते होंगे, तो सबसे पहले आपके अपने ही भागते हैं। तो मेरे सबसे पहले अपने ही भाग गए, अपनी सास भाग गई अपने बेटे को इस हाल में छोड़ के। मैं उनकी फोटो लगा दूंगी कि उनकी उन दिनों में क्या हालत हो गई थी। जॉब और ऑफिसेस, आप लोगों को पता है, और जो प्राइवेट जॉब कर रहा है उनको पता होगा ना कि ऑफिस में हमारे क्या चलता है। सब लेग पुलिंग करते हैं कि वो मेरे से आगे ना निकल जाए, उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट ना मिल जाए। मैनेजर हमेशा लगा के रखता है, लेकिन मेरे हस्बैंड का मैनेजर, और भगवान करे वो बहुत तरक्की करे, उसने आके बोला अमर तुमको जितनी छुट्टी चाहिए तुम छुट्टी ले लो, तुमको अगर 1-2 महीने का एडवांस भी चाहिए तो मैं एडवांस HR से बोल के मैं इंतज़ाम कर दूंगा, और तुमको पैसे चाहिए तो बोलो, तुम्हारी टीम है, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं छोड़ो। और ये पुराना ऑफिस था, और अभी वाले भी ऑफिस है। साउथ के लोग बहुत 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 अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में चीज़ें समझते हैं। अभी भी इनके टीम में अगर 2 महीने 3 महीने मेरे को छुट्टी चाहिए ना हॉस्पिटल के लिए, हमें हॉस्पिटल जाते हैं 1 दिन के लिए, लेकिन डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट बढ़ा देता है तो हमें और रुकना पड़ता है। तो एट अ टाइम आपको पता है छुट्टी लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है, तभी भी हो ना छुट्टी दे देते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है ट्रीटमेंट है, कोई बात नहीं तुम रुक जाओ। अगर कुछ ज़रूरी होता है तो ये लैपटॉप लेके जाते हैं, और आपको पता है वाईफाई कितना कॉमन हो गया है, वो अपना काम कर लेते हैं। ये पराये लोग हैं, इनको हम लोग पराया बोलते हैं। हम लोग आपस में ना बातें छुपा लेते हैं दोस्तों से कि अरे वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, लेकिन अपनी बातें शेयर करने से कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपके लिए भगवान बन जाते हैं। तो वो भैया हमारे लिए भगवान बन गए, वो कोलकाता से ही हैं। तो ये है मेरे बच्चे की कहानी, और भी बहुत सारी बातें हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में सुनाई है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती इस बारे में बात करने की। और बस
यही कहूँगी कि भगवान किसी को बच्चा देना तो सही सलामत दे, बिना किसी बीमारी के दे। और माँ बाप तो जैसे भी हैं, कितने खराब बच्चे जिस हालात में भी रहे अपने बच्चे को पाल लेते हैं, लेकिन माँ बाप की एक ही टेंशन रहती है कि उनके ना रहने पे उनके बच्चे को कौन देखेगा। इसलिए भगवान किसी को बच्चा दो ना तो सही दो, नहीं तो नहीं दो। बच्चे की लाइफ खराब है, माँ बाप तो झेल लेंगे जितना झेलना होगा। मुझे याद है, मुझे मंडल सर ने बोला था कि मैंने बोला था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। 1000 केस में लाख बच्चों में, एक दिन में लाखों बच्चे होते हैं, लाख बच्चे में से सिर्फ एक बच्चे को ये बीमारी होती है, बाय बर्थ ग्लूकोमा। डॉक्टर ने मुझे इतना ही बोला कि भगवान उन्हीं को चुनता है जिनमें सहने की क्षमता होती है। और सच्ची में पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई मेरे में कि मैं उस टाइम में इतना कर पाई। हम लोग सुबह शाम को चलते थे यहीं से खाना खा के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। पूरे रास्ते हम लोग कहीं भी नहीं उतरते थे कोरोना के डर से, बाहर का कुछ नहीं खाते थे, बस से उतरते भी नहीं थे, हॉस्पिटल पहुंचते थे सीधे। वहाँ पे ट्रीटमेंट सुबह से स्टार्ट होता था, बिना कुछ खाए पिए, बिना ब्रश किए हम लोग शाम तक रहते थे। फिर हम लोग होटल जाते थे और ब्रश करते थे और कुछ खाते थे। बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन अब मेरा बच्चा ठीक है। बस यही है कि उसका ये ट्रीटमेंट चलता ही रहना है, ये ट्रीटमेंट रुकना नहीं है, लाइफ टाइम उसका चलेगा। इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ कि मैं थोड़ी सी अपने हस्बैंड की मदद कर सकूं, क्योंकि ये 1-2 सालों का ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट लंबा चलना है और इसके लिए हमें बहुत पैसों की ज़रूरत होगी, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होगी। तो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। छोटी नहीं, बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत स्ट्रगल किया है तब जाके मेरा बच्चा आज ये दुनिया देख रहा है। लेकिन मैंने बहुत ही चीज़ें कट करके बताई है, शॉर्ट में बताई है आप लोगों को। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस जर्नी में, इस माँ की लड़ाई में आप लोग मेरा हेल्प करेंगे और आप लोग जितना हो सके मुझे सपोर्ट करेंगे। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते थे, मुझे मैसेज कर रहे थे, इसलिए बना रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से ना परमिशन ली है और ना बताया, क्योंकि उनको ये चीज़ें सिंपत्ति वाली अच्छी नहीं लगती है और उन्हें बोलते हैं कि हम आगे कुछ लाइफ में नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा करेगा, बस उसकी एजुकेशन और उसका जो मेडिकल है वो नहीं रुकना चाहिए किसी भी हाल में, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मेरे हस्बैंड ने एक टाइम ऐसा हुआ था ना कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो वो पहले ऑफिस जाते थे, 8-9 बजे ऑफिस से निकलते थे, फिर वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन 2 बच्चों को पढ़ाते थे, वो रात के 10-11 बजे आते थे पढ़ा के, और हमें 2 बच्चों को पढ़ाने से करीब 16 हज़ार रुपये आते थे। और उसी से हमारा जो ऊपर का खर्चा है, राशन वाशन, वो चलता था, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोड में आ गए थे, इतना ज़्यादा पैसा लग रहा था मेडिकल में। लेकिन अभी ठीक है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हम लोग लड़ रहे हैं और मैं तो लड़ूंगी, जब तक हूँ तब तक अपने बच्चे के लिए लड़ूंगी। दूसरे बच्चे के लिए सोचने के लिए डर लगता है, उसको कहाँ से पालूंगी मैं, और इसका मेडिकल पे इतना खर्चा आ रहा है। लेकिन मुझे दूसरा बच्चा करना है क्योंकि मेरे बच्चे के लिए कोई चाहिए, हमारे बाद उसको कुछ सपोर्ट चाहिए, उसके लिए एक मेरे को लड़की चाहिए। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, डर लगता है। एक को मैंने झेल लिया कैसे भी, सब कुछ अपना बेच के, जेवर सब कुछ, लेकिन इसको कैसे मैं निकालूंगी। और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि दूसरे बच्चे में भी ये डिसीज़ आ जाए, डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है, हमारी किस्मत में क्या होती है। तो गाइस, सारी पिक्चर जो भी होंगी मैं लगा दूंगी। और चलो मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। थोड़ी तबीयत भी अच्छी नहीं है, मैंने कल कुछ शूट नहीं किया और बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे, दीदी बताओ डुगू को क्या हुआ है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।